नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार। स्वागत है आपका एक बार फिर नए 50 क्वेश्चन की सीरीज में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और लास्ट में अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, कुछ सुधार करना हो तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नए राज्य की गठन की शक्ति निहित होती है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त संसद। क्या हो जाएगा? संसद। अनुच्छेद 3 के तहत यह कहा गया है कि नए राज्यों का गठन या पुनर्मिलन संसद के द्वारा कर सकती है और संसद की यह शक्ति अनुच्छेद 4 के द्वारा दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्त 1956 यानी 1956। देखिए, आज़ादी के बाद से ही राज्यों को भाषा के आधार पर गठन करने की मांग उठने लगी, जिसको लेकर अनेकों आयोग बने और अंततः आपको जब 1952 में तेलंगाना को लेकर, आंध्र प्रदेश को लेकर रामलुंगू के नेतृत्व में आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन के बाद आपको रामलुंगू की अमरण मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में आपको 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और यह आयोग 3 सदस्यीय थी। इसी आयोग की संस्तुति के आधार पर 1956 में आपको राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उस समय आपको जो 1956 के पहले 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे ABCD, उसमें सुधार कर, उसमें संशोधन कर 2 प्रकार के राज्य बनाए गए, एक मुख्य रूप से राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, और कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उसमें। चलिए, इस प्रकार से भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नाम को, तट के नाम को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त कोरोमंडल। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। ये रहा हम लोग का आपको रफली इंडिया। ठीक, तो यहाँ गोदावरी नदी, आपको इधर कृष्णा नदी, ठीक, तो गोदावरी नदी से लेकर आपको कन्याकुमारी तक इस भाग को हम लोग आपको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं और गोदावरी से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल के एरिया तक उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं दोस्त। कुछ किताब में आपको रफली अगर गोलकुंडा तट पूछे तो कृष्णा से लेकर गोदावरी तक के भागों, इसे तीसरा पॉइंट बना दिया जाता है, उसको गोलकुंडा तट के नाम से भी जान सकते हैं। या ये सामूहिक रूप से आपको गोदावरी से लेके कन्याकुमारी और गोदावरी से लेके लास्ट तक कन्याकुमारी तक होगा उसको कोरोमंडल और पश्चिम बंगाल तक होगा उसको उत्तरी सरकार देखेंगे दोस्तों। इधर आपको आते हैं तो आपको गुजरात से लेके आपको गोवा तक, गुजरात से लेके गोवा तक इसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से। और उसके बाद गोवा से लेके मंगलोर तक केनरा तट के नाम से जानते हैं और आपको मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछता है। इस प्रकार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपको कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। देखिए दोस्त, ये रहा आपको इंडिया रफली, इधर राजस्थान का पार्ट हुआ, ये आपको इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुजरात में कक्षप्रण में, ठीक है, सर क्रिक नामक जलाशय पाया जाता है। उसको लेकर, सीमा निर्धारण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बने रहते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के क्रिक देखने को मिलेंगे। सर क्रिक ऊपर, उसके नीचे कोरी क्रिक, उसके नीचे गोरिया क्रिक। सर क्रिक सबसे ऊपर, तो कोरी क्रिक, तो गोरिया क्रिक, तीनों गुजरात में ही पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच देखते हैं तो आपको न्यू मोरे द्वीप को लेकर विवाद बना रहता है और भारत और श्रीलंका के बीच एक आपको कांचा तीबू द्वीप को लेकर विवाद बना रहा कुछ सालों तक, लेकिन बाद में भारत सरकार ने उसको श्रीलंका सरकार को सौंप के विवाद को लगभग में ख़त्म कर चुका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्त, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत से, मतलब मानसरोवर से निकल के तिब्बत से बहते हुए, तिब्बत के पठार से बहते हुए आपको अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में गिर जाती है। बांग्लादेश से होते हुए आपको बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसको बांग्लादेश में हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका आपको लोहित, दिबांग, सोनसरी, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आपको जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानती है। जमुना की धारा से बहते हुए जब गंगा इससे मिलती है, और गंगा आपको भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा जब जमुना से मिलती है तो मुख्य उसके बाद वाली धारा को हम लोग पद्मा के नाम से ही जानते हैं। लेकिन आगे चल के जब मेघना नदी इसमें आके मिलती है पद्मा में, ठीक, तो इसको आपको पद्मा ही के नाम से बहती हुई जाके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। मेघना जो है आपको बराकर नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक, जो मणिपुर में होकर बहती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दोस्तों, यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। जमुना और गंगा जब मिलती है तो पद्मा के नाम से, ठीक, और पद्मा आगे बढ़ती है तो मेघना नदी से मिलती है और उसके बाद पद्मा के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जो आपको भारत और बांग्लादेश के दोनों देशों के बीच में मिलता है, और ये आपको बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 15 मार्च 1950। योजना आयोग, योजना के निर्माण के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, प्रथम बार आपको 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस समय, ठीक है, योजना आयोग परिषद का निर्माण किया गया था। आगे चल के आपको बहुत सारी सिफारिशें हैं, उसके बाद लास्ट तक योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। यह योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था थी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, अतः यह संवैधानिक संस्था नहीं है, और इसको आपको 1 जनवरी 2015 को आपको इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया, जो सहकारी संघवाद का बेजोड़ उदाहरण है। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन पर देखते हैं दोस्त, तो एक आपको ऑप्शन है 1948। तो 1948 को रिलेट करके देखते हैं तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आई थी। ठीक, उसके बाद 1951 में आपको 1951 प्रथम परियोजना 51 से 56। ठीक, उसके बाद आपको 1947 में तो देश आज़ाद ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा नदी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त देवप्रयाग। क्या हो जाएगा दोस्त? देवप्रयाग। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्त, ये आपको गंगा की छोटी सी धारा एक इधर से आती है, ठीक है, यहाँ पे है जोशीमठ। क्या नाम है दोस्त? जोशीमठ। इधर से जो आती है वहाँ बद्रीनाथ के आसपास से निकलती है धारा। बद्रीनाथ से निकलने वाली जो धारा है छोटी सरस्वती, उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, और इधर से जो आती है उसको आपको धौली गंगा के नाम से जानते हैं। दोनों जब मुख्य रूप से मिलती है, मिल के आगे बढ़ती है तो वो कहलाती है अलकनंदा। ये विष्णु प्रयाग के पास ही आपको, विष्णु प्रयाग जहाँ से निकलती है वो उसका स्रोत गंगोत्री है, तो गंगोत्री को ही गंगा का में मुख्य आपको उद्गम बिंदु माना जाता है। अब जब आपको विष्णु प्रयाग और धौली गंगा मिलती है, उस स्थान को आप लोग जोशीमठ के नाम से जानते हैं। जोशीमठ पे दोनों के मिलन बिंदु के बाद मुख्य रूप से अलकनंद के नाम से बहुत ही आगे बढ़ती है। इधर बगल से क्या होती है, एक पिंडारी नदी आके मिलती है। पिंडारी नदी और अलकनंदा जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों? कर्णप्रयाग। अभी अलकनंदा से ही नाम से बहती हुई मुख्यधारा अलकनंदा के नाम से ही बह रही है, और इस साइड से क्या होता है दोस्तों, आपको केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सा नदी? मंदाकिनी, जो आपको अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आपको मिलती है। इसको रुद्रप्रयाग में,
ठीक, फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो आपको एक भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी, जिसको आपको भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। जो आपका क्वेश्चन था, भागीरथी नदी का ही एक सहायक नदी है भील गंगा नदी। भील गंगा और भागीरथी के मिलन बिंदु पे आपको टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में आपको इसके विरोध प्रदर्शन के लिए अनेकों आंदोलन हुए, लेकिन आज यह बात लगभग में अपने मतलब बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों गंगा आपको अलकनंदा के नाम से बहते हुए आगे आती है और आपको भागीरथी के दोनों का मिलन होता है, तो आपको उसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद मुख्य भूमि में प्रवेश करती है, हरिद्वार के पास यह मुख्य भूमि में प्रवेश करती है गंगा के नाम से, और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए, इस प्रकार से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। विष्णु गंगा, धौली गंगा दोनों जब मिलती है तो जोशीमठ, उसके बाद अलकनंदा के नाम से सामूहिक रूप से बहती है, और इधर से कर्णप्रयाग नदी आके मिलती है, जिसको हम लोग आपको कर्णप्रयाग नहीं, पिंडारी नदी मिलती है, जिसको हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से मिलन बिंदु को जानते हैं। आगे बढ़ते हुए केदारनाथ से आपको आती है आपको मंदाकिनी आती है, और इसके मिलन बिंदु को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो भागीरथी नदी आती है, इस ये मिलन बिंदु को हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्त। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपको स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 से शुरू होकर 1911 तक चला था, और दिल्ली दरबार में आपको मैरी और जॉर्ज पंचम के घोषणा के द्वारा इसको समाप्त किया गया, और बंगाल के विभाजन को जो 1905 में कर्जन के द्वारा अपने निजी स्वार्थ को लेकर किया गया था, उसको रद्द करके आपको बिहार नामक एक नए राज्य का गठन की घोषणा की गई, जिसका गठन आपको मार्च 1912 में किया गया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। इसको सूचीबद्ध करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI, ठीक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक IFCI, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIBRI, ठीक। तो आपको यहाँ पे 3 जो बैंक दिख रहे हैं शुरुआत में, ABCD वाला, बड़े बड़े औद्योगिक घराने को ऋण देने का कार्य करता है, ठीक। और छोटा और भारी लघु उद्योग जो है, लघु और मध्यम उद्योग को ऋण देता है, छोटे छोटे, ठीक। सबसे पहले इसके ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं, उसके बाद और डिटेल से जानेंगे। तो ICICI का स्थापना आपने 1955 में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास निगम मतलब IDBI का गठन आपको 1964 में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका गठन 1948 में किया गया था, और SIBRI का गठन 1990 में किया गया था। ICICI जो आप लोग हम वर्तमान में नाम सुनते हैं, उसका गठन इसी की एक शाखा, ये जो है औद्योगिक क्षेत्र में ऋण देती थी, बैंकिंग कारोबार के लिए इसको मतलब कुछ क्षेत्र अधिकार दिए गए, तो उन्होंने अपना 1994 में अपने एक छोटा सा ब्रांच खोला, जिसको आज हम लोग ICICI के नाम से जानते हैं। लेकिन 2000 में क्या हुआ, फिर से इन दोनों को मिलन कर दिया गया, आज एक बैंक के रूप में स्थापित हो चुका है। और SIBRI का मुख्यालय जो है आपको दोस्तों लखनऊ है, ठीक। और ये आपको लघु और मध्यम उद्योग को ऋण देते हैं SIBRI, लेकिन सूक्ष्म उद्योग को वित्त का कमी को दूर करने के लिए आपको मुद्रा योजना को लाया गया। किसको? मुद्रा योजना को, ठीक दोस्तों। मुद्रा योजना आपको किस क्षेत्र में ऋण देता है? तो सूक्ष्म उद्योग को, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। अब देखिए, मुद्रास्फीति मतलब क्या समझे दोस्त? किसी वस्तु का दाम बढ़ जाना, मूल्य बढ़ जाना, यानी रुपया का कमजोर हो जाना मुद्रास्फीति होती है। रुपया कब कमजोर होगा दोस्त? जब बाजार में पैसा बहुत अधिक हो जाए, मतलब बाजार में पहले से जो पैसा का मात्रा था उसके मात्रा में वृद्धि हो जाए, तभी आपको, जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो मुद्रास्फीति मतलब दाम बढ़ ही जाएगा, ठीक। यहाँ और कुछ कारण होते हैं, किसी वस्तु का आपूर्ति आपको घट जाए, ये सब मतलब आपूर्ति घट जाएगा, रुपये का पूर्ति उतना ही रहेगा, तभी आपको दाम बढ़ जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। कब बढ़ती है? अब देखिए, रिवर्स रेपो दर कम करती जाए। अब देखिए, एक रेपो दर होता है, एक रिवर्स रेपो दर होता है। रेपो दर जब बैंक
आरबीआई से ऋण लेती है उसको रेपो दर करते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो दर जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, ठीक है, उसको आपको रेपो दर रिवर्स रेपो दर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर रेपो दर बढ़ा देती है सरकार, बैंक मतलब आरबीआई रेपो दर का रेट बढ़ा देती है, तब बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा। जब पैसा ज़्यादा रेट पे मिलेगा तो बाज़ार में ऋण भी ज़्यादा रेट पर देंगे। जब ज़्यादा रेट पर ऋण देंगे तो कोई लेने नहीं आएगा, मतलब कोई लेने आएगा, बाज़ार से पैसा गायब, क्योंकि बैंक के पास पैसा कोई लेने जाता ही नहीं है, तो फिर बाज़ार में पैसा रहेगा कैसे, ठीक। तो आपको मुद्रास्फीति के कारण रेपो रेट को बढ़ा दी जाना उचित नहीं है, मतलब आपको इसके कारण से मुद्रास्फीति नहीं होगी, ठीक। और रिवर्स रेपो दर को कम की जाए, मतलब सरकार जो बैंकों को से पैसा लेती है आरबीआई, उसको दर को कम कर दिया, मतलब आरबीआई को बैंक पैसा देना नहीं चाहेंगे, ठीक। बैंक पैसा नहीं देने जाएंगे तो उनके पास पैसा है तो उपभोक्ता को देंगे, ऋण लेने वालों को देंगे, मतलब ऋण की पूर्ति होगी, ऋण की पूर्ति होगी तो बाजार में पैसा आएगा। इस कारण से आपको रिवर्स रेपो दर कम कर देने पर क्या होता है दोस्तों, मुद्रास्फीति आ जाती है, आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं दोस्त, बैंक दर कम कर दी जाती है। बैंक दर क्या होता है, रेपो दर की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये दीर्घकालीन होता है, रेपो दर अल्पकालीन होता है, ठीक। तब बैंक दर क्या होता है दोस्तों, इसमें भी आरबीआई किसी दर पे बैंकों को ऋण देती है और बैंक दर कम कर देगा, ठीक, बैंक दर कम कर देगा तो क्या होगा दोस्त, आपको पैसा इजीली मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। इजीली जब मिल जाएगा तो बैंक वाले भी पैसा बांटेंगे, जब पैसा बांटेंगे तो फिर मुद्रास्फीति हो जाएगा दोस्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाए, मतलब आरबीआई बैंकों को कहे कि अपने पास पैसा आप लोग कुछ बचा के रखिए, सेव करके रखिए, ठीक है, तो मतलब ताकि आपको किसी आपदा में काम कर आए, जैसे संकट आते हैं उस समय, तो उसको बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, ठीक है, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा क्योंकि पैसा देने के लिए कम बचेंगे ऋण। इस प्रकार से आपको बाजार से पैसा नहीं पूर्ति होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी मुद्रास्फीति नहीं होगी। इस प्रकार से आंसर हम लोग देखते हैं, एक बैंक दर कम कर दी जाती है या रिजर्व रेपो दर कम कर दी जाती है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे ए और सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट दोस्त देखते हैं हम लोग, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 1975, जिसको हम लोग आजकल आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह प्रवर्तित करता है, परिक्रण करता है, अपरिवर्तित करता है, अवशोषित करता है। अब देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का रंग आपको, ठीक, किसी वस्तु का रंग आपको उसके के द्वारा रिटर्न किए गए प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु लाल है तो इसके पास और रंग नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश जब कोई भी वाइट प्रकाश पड़ेगा तो शेष जो 6 रंग है उसको ये अवशोषित कर लेगा, और लाल जो है जिस कलर का ये वस्तु होगा, ठीक है, उसको ये रिटर्न कर देगा क्योंकि उसके पास है। तो जब यह रिटर्न आएगा तो हमारे आँखों पर आएगा, आँख पे आएगा तो हम लोग इसको, आपको लाल प्रकाश आ रहा था लाल दिखाएगा, यानी वहीं 2-3 कलर का रहता तो 2-3 कलर को रिटर्न करता, ठीक है। तो हम लोग 2-3 कलर को देखते हैं इस प्रकार से किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करती है। अवशोषित करती है तो रंग नहीं हो जाएगा, तो काला दिखने लगेगा। जब सब रंग को कोई अवशोषित कर लेगा तो काला दिखने लगेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको इसको भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आपको सूचीबद्ध करना है, तो आपको कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसका स्रोत है, ठीक, और कुछ मतलब मिलान करना है कुछ बिंदु को भी। तो देखते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वेरीनाग झरना, ठीक, झील, अच्छा महाबलेश्वर या छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार से आपको स्वर्ण रेखा निकलती है, ठीक दोस्त। और आपको वेरीनाग जो झील है वो झेलम नदी पर है, ठीक। और महाबलेश्वर जो है आपको महाबलेश्वर, ठीक, उससे क्या होता है आपको दोस्तों, कृष्णा नदी निकलती है। और ब्रह्मगिरी से कावेरी। तो 1 2 3 ABCD, 1 2 3 ABCD, तो 1 2 3 और 4, मतलब बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। कौन आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त,
निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष किया गया? देखिए दोस्तों, आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा आपको मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया, ये जानते हैं। अब इस तरह से अचानक क्या हुआ, मतदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई तो एक सदस्य जो निर्वाचन आयोग था उसको आपको इतनी बड़ी कामकाज को देखने में असमर्थ लगा, ठीक है। तो इसको संसद के द्वारा 3 सदस्य कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया उसी वर्ष 1989 में। लेकिन यह मामला आपको निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के बराबर देखा गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन 93 में क्या हुआ, उस मामला को खारिज कर दिया गया। तब से आपको 3 सदस्यीय आयोग बना रहा। तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया है? आपको 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 को महासभा में, ठीक है, मानवाधिकार को लेकर कुछ कानून पास किए गए, कुछ बिंदु को मानवाधिकार के तहत रखा गया और उसको पूरा विश्व को अपनाने के लिए बोला गया, ठीक है। तो उसी दिन से हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO का स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, तो उसी के आधार पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। UN दिवस 24 आपको अक्टूबर, मजदूर दिवस आपको 1 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यह सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से 2003 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। और 2003 से अब तक इसको मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपको 9 जनवरी, इसी दिन आपको 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक है। उसी के आपको उपलक्ष्य में आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल 2020 का प्रवासी भारतीय दिवस आपको बेंगलुरु में मनाया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा दोस्त? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ। देखिए दोस्तों, कुछ क्षेत्र को आपको भारत सरकार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्र को आपको निर्यात के लिए डेवलप करती है। उसी में प्रथम प्रयास आपको कांडला बंदरगाह जो आपको गुजरात में मिलता है, ठीक है, को बनाया गया। इस प्रकार से एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था, कांडला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई थी। विशेष क्षेत्र आर्थिक नीति सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी आपको नीति अप्रैल 2000 में लाया गया था। इसको हम लोग डिटेल से करते हैं दोस्त। तो देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? किसी भी देश में एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें उत्पादन कार्य को बढ़ाया जाता है। इसमें आपको लेबर कानून पे ध्यान नहीं दिया जाता, पर्यावरण मानकों को ढीला किया जाता है, ठीक है। इसमें कर दर कम होता है ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश है। यहाँ जो वस्तु उत्पादित होती है वो देश के अन्य भागों में जो वस्तु उत्पादित होगी उसके मामले में सस्ता होगा। तो इस क्षेत्र को आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलेंगे। यहाँ पे जो वस्तु उत्पादित होगी उसको मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्यात करना, ठीक। तो इसीलिए आपको नीति की घोषणा की गई, विशेष आर्थिक क्षेत्र, अप्रैल 2000 में, ठीक। और आपको 2005 में क्या हुआ दोस्त कि इसको आपको अधिनियम बना दिया गया, जिसको 2006 से प्रभावी हो गया। इस प्रकार से विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा अप्रैल 2000 में, अधिनियम बनाया गया 2005 में, प्रभावी 2006 में, ठीक दोस्त। चलिए नेक्स्ट, तो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या, आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा। तो देखिए दोस्तों, आपको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको गैट का स्थापना किया गया था, ठीक, 1948 में। लेकिन उसमें कुछ उसको तत्कालिक रूप से कहा गया उसी समय कि इस व्यापार पर बढ़ता करके इसको धीरे धीरे खत्म करके हम लोग नया उदार व्यवस्था बनाएंगे, जिसको आपको 1 जनवरी 1995 को माराकस समझौते के बाद में
ठीक है, स्थापित किया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO आपको प्रथम सम्मेलन सिंगापुर में हुए आपको 1996 में, और व्यापार के लिए अनेक सेवा व्यापार हुआ, यहाँ अनेकों प्रकार के व्यापार के लिए चर्चा हुए, और इसी के तहत कृषि से संबंधित समझौता जो है आपको दोहरा 2001 में हुआ। इसमें कृषि के तहत आपको किस प्रकार से व्यापार करना है, क्या छूट देना है, इसका गठन किया गया, जिसके लिए बॉक्स बनाए गए, मतलब छूट के लिए कुछ बॉक्स बनाए गए, जैसे एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो आपको एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि से संबंधित है, जो WTO के द्वारा बनाए गए हैं कि किस में कितना सब्सिडी रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, RBI के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। RBI का मुख्यालय आपको दोस्त अभी वर्तमान में तो मुंबई है, लेकिन जब इसका गठन किया गया RBI का, तो उस समय उसका मुख्यालय कोलकाता था। लेकिन 1937 ईस्वी में क्या किया गया दोस्त, इसको हटा के आपको ठीक कोलकाता से मुंबई ला दिया गया। आपको RBI का गठन हिंडल आयोग कमीशन के आधार पे किया गया आपको 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन यह निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसको आपको 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, और RBI के स्थापना में आपको एक बुक देखा जाता है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जो BR अम्बेडकर का लिखा गया था। इसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान माना जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए कौन बुक, तो BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। कौन कमीशन, हिंडल आयोग कमीशन। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया। कोलकाता में मुख्यालय था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसका मुख्यालय मुंबई में चेंज किया गया। और देखिए दोस्तों, आपको यह बैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी काम कर चुके हैं। कैसे, तो आपको पता है कि आज़ादी के पहले तीनों देश जो थे एक साथ थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन पर देखा जाए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ A और B में अंकित है, इसको सुनिश्चित कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग, आप लोगों को पता है जन्म लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है आजकल, ज्ञान प्राप्ति गया में। ठीक है, प्रथम वचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। ठीक, चलिए निधन कुशीनगर में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, आपको इसका आंसर हो जाएगा निधन आपको कहाँ पे, तो कुशीनगर। तो 4 का 4। ठीक है, और जन्म बोध गया 1 का 2 और 2। ज्ञान प्राप्ति आपको कहाँ पे, ज्ञान प्राप्ति सारनाथ में, सॉरी ज्ञान प्राप्ति आपको बोध गया, तो 2 का 2, 4 का 4, 2 का 2। ठीक है, और आपको प्रथम प्रवचन सारनाथ में 3 का 1, और आपको जन्म लुम्बिनी तो 1 का 3। इस प्रकार से आपको इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त, सी। ठीक है, अब देखिए सारनाथ में जो प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने 5 साधकों को प्रवचन दिया था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं, 5 साधक कौन कौन थे। कोडाना असांगी, ठीक है, भदिया वापा महानामा। कौन कौन, कोडांगा, असांगी, भदिया, वापा, महानामा। इनके नाम मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्त, क्रायोजिक इंजन का इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्त, क्रायोजिक इंजन का इस्तेमाल आपको स्पेस शटल में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कम ताप पे आपको लगभग में -160 के आसपास ले जाके इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके क्रायोजिक इंजन में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्रायोजिक इंजन जो भारत बना रहा है वो GSLV है। ठीक है, जो आपको विकसित हो चुका है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसी तरह से आपको SLV, ASLV 4 प्रकार के लॉन्च व्हीकल हम इन लोगों के पास है। प्रथम जो सबसे पहले शुरू में प्रयोग हुआ तो वो रहा SLV। ठीक है, तो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ASLV आया एगुमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, थोड़ा सा उन्नत संस्करण। तो PSLV आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद GSLV।
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी जो है भारी वाहनों को प्रक्षेपित करता है। यह 3 चरण के ईंधन पर कार्य करता है, इंजन होता है इसमें। जीएसएलवी में आपको दोस्त 3 जीएसएलवी में आपको 3 चरण के इंजन होते हैं। ठीक, आपको प्रथम और तृतीय जो इंजन होता है उसमें आपको क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जो इंजन होता है उसमें आपको ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपको क्रायोजेनिक इंजन का संबंध किससे है, तो स्पेस शटल से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आप लोग को बता रहे हैं, पहले समझ जाइएगा उसके बाद आंसर मारिएगा। ठीक, आपको 1983 ईस्वी में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम, समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम आपको लाया गया, जिसका नेतृत्व आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। ठीक है, इसमें आपको 5 प्रकार के मिसाइल डेवलप करने के लिए कहा गया। कितने प्रकार के दोस्त, 5 प्रकार के। कौन कौन से, तो प्रथम आपको पृथ्वी, ठीक, प्रथम पृथ्वी, दूसरा आपको अग्नि, तीसरा आकाश, ठीक है, तीसरा आकाश, चौथा आपको त्रिशूल, ठीक है, और 5वां आपको नाग। ठीक है, इस प्रकार से 5 मिसाइल बनाने के लिए कहा गया। कौन कौन, तो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। पृथ्वी जो है दोस्त वो आपको धरती से धरती मार करती है। ठीक है, पृथ्वी के 3 संस्करण है, 1, 2, 3। थर्ड वाला संस्करण जो है उसको आपको नेवी के द्वारा यूज किया जाता है, जल पे आपको जल से ही परीक्षण कर दिया जाता है, इसीलिए इसको धनुष के नाम से जाना जाता है। अतः पृथ्वी का ही एक रूप है धनुष, जो पृथ्वी 3 का नाम है। ठीक है, तो ये आपको धरती से धरती। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों है आपको अग्नि। अग्नि जो है यह भी धरती से धरती, इसके 5 संस्करण 1, 2, 3, 4 विकसित हो गया है, 6ठे संस्करण पे काम चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आकाश। आकाश जो है सरफेस टू ईयर, ठीक है दोस्तों। त्रिशूल चौथा सरफेस टू ईयर, और नाग जो है वो टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, नाग जो है टैंक रोधी, नाग को हम लोग दागों भूलों की नीति पे कार्य करते हैं। ये जो है आपको दाग दीजिए और अपने टारगेट खोज के वार करेगा। इस प्रकार से ये जो है सब बैलिस्टिक मिसाइल हुए। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना पहले से टारगेटेड रहता है, उसको टारगेटेड लक्ष्य पे मतलब लक्ष्य पे छोड़ा जाता है। लेकिन आपको जो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते हैं, क्रूज मिसाइल होते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वह खोज के अपना वार करता है। इस प्रकार से नाग जो है खोज के वार करने वाला आपको मिसाइल है, जिसको हम लोग दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और एक जो है पिनाका जो है और कुछ है उसको हम डेवलप करते हैं। पिनाका जो हुआ दोस्त, ठीक, पिनाका जो है ये आपको रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट को ले जाता है, एक प्रकार के ट्रक का नाम है जो रॉकेट को ले जाता है, 12 ट्रक को एक साथ ले जाता है। ठीक है, जब पिनाका को हम लोग, ठीक है, पिनाका। चलिए, अब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दोस्तों, अग्नि, पृथ्वी, ठीक है, आकाश, त्रिशूल और नाग। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग सबके बारे में बता दिए। ठीक है, जो आपको पृथ्वी है धरती से धरती, पृथ्वी को तीसरे संस्करण धनुष के नाम से जानते हैं। अग्नि धरती से धरती, आकाश को मिसाइल को धरती से आकाश, ठीक है, त्रिशूल धरती से आकाश। ठीक, इस प्रकार से पिनाका जो है आपको टैंक रोधी मिसाइल है। चलो, नाग टैंक रोधी मिसाइल है। पिनाका जो है रॉकेट लॉन्चर है, जिसको ट्रक के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आंसर आपने मिला लीजिएगा दोस्त। ठीक है, कौन सा सही सुनने में था, तो त्रिशूल मिसाइल धरती से कहाँ, तो वाई नहीं, गलती है। पृथ्वी धरती से धरती, गलत है। नाग प्रति टैंक रोधी मिसाइल है, बिल्कुल सही। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, तो ये तो गलत है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर ना है, ट्रक से जाता है, तो हल्का वायुयुद्धक कैसे हो जाएगा, वायुयुद्धक तो नहीं है। चलिए, इस प्रकार से आप लोग दोस्तों इसको स्पष्ट कर ले होंगे। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम 1983, 5 मिसाइल। कौन कौन दोस्तों, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, याद रखिएगा। पृथ्वी 3 को हम लोग धनुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद पिनाका जो है आपको रॉकेट लॉन्चर है। चलिए, इस प्रकार से लगभग में आपको मिसाइल हो गए। और एक और मिसाइल दोस्त, एक और मिसाइल पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अस्त्र। आप लोग
अस्त्र जो मिसाइल है वो वाई से वाई मार करता है। कौन सा, कहाँ, ईयर टू ईयर। कौन? तो अस्त्र, एक अस्त्र ही मिसाइल है भारत के पास जो वाई से वाई मार करता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसमें कंफ्यूजन जो होता होगा बार बार वो दूर कर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो ये आपको बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है, और आपको ग्रेफाइट जो है, ठीक है, कार्बन का उपरूप है जिसमें आपको ग्रेफाइट और क्या होता है? हीरा होता है। ठीक, अर्जेंटिनम से आप चांदी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, अर्जेंटिनम से चांदी और पिच ब्लेंड से यूरेनियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पौधा है? देखिए परजीवी, ठीक है, परजीवी जो दूसरे पर निर्भर हो पूर्ण रूप से, सहजीवी जो स्वपोषी हो। ठीक है, तो इसमें आपको देखिएगा अमरबेल जो है, ठीक है, वृक्ष को देखिएगा उसी पर लता के रूप में लपेटा जाता है, जो पूर्ण रूप से वृक्ष पर निर्भर करता है। कुछ दिन के बाद ये वृक्ष को सुखा देता है। ठीक है, तो अमरबेल जो है परजीवी की है। ठीक, और ये आपको घटपर्णी और ब्लेड रनवट जो है, यह जो है मांसाहारी पौधा है। ठीक है, इसमें आपको एक और नाम आता है। ठीक है, वेनस फ्लाईट्रैप, सुंदरी का पिंजरा। 3 घटपर्णी, ब्लेड रनवट और वेनस फ्लाईट्रैप यानी सुंदरी का पिंजरा। ठीक है, ये आपको मांसाहारी पौधे हैं। मांसाहारी पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दोस्तों, मांसाहारी पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन उनमें वैसे जगह पे पौधे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, किसी भी मनुष्य के लिए प्रोटीन आवश्यक है, किसी भी चीज़ के लिए, सजीव के लिए। तो ये प्रोटीन की पूर्ति के लिए, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको कीड़े मकोड़े का शिकार करके उनके शरीर से नाइट्रोजन को पूर्ति करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको मांसाहारी पौधे वैसे जगह पर उगेंगे जहाँ पर नाइट्रोजन का कमी होगा, और मांसाहारी पौधे आपको घटपर्णी, ब्लेड रनवट और सुंदरी का वृक्ष यानी वेनस फ्लाईट्रैप। ठीक, और यहाँ पे परजीवी पौधा कौन है? तो अमरबेल। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, किस वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? ठीक है, संचार उपग्रह आपको 3600, ठीक है, भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है। 36,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 36,000 किलोमीटर। ठीक, भू स्थिर कक्षा में इसको स्थापित किया जाता है। तो आपको 400 450 तक वायुमंडल पाया जाता है, मतलब अयनमंडल पाया जाता है, उसके बाद बाहरी मंडल पाया जाता है। तो 3600 किलोमीटर कहाँ पर पाएगा? तो बाहरी मंडल। ठीक है, कहाँ पे? बाहरी मंडल। ठीक, चलिए संचार किरणों का परिवर्तन होता है आयन मंडल से, लेकिन संचार उपग्रह जो मिलता है आपको कहाँ मिलता है? आपको बाह्य मंडल में। ठीक, जीसैट, इनसैट, ये सब संचार उपग्रह के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जीसैट, इनसैट जिसको हम लोग भू स्थिर कक्षा में ही स्थापित करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में सन्निवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे 65 साल, और हाई कोर्ट जो होगा वहाँ पे 62 साल। ठीक दोस्तों, इसको 65 साल करने का विचार चल रहा है कि इसको हाई कोर्ट का आयु का, लेकिन अभी तो कोई इस पर विचार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश। ठीक है, 33 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्त? तो अरविंद बोबड़े। ठीक, अरविंद बोबड़े। अब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। चलिए इस प्रकार से देखते हैं दोस्त, कुछ बुक है उसको देखा जाए। सूची 1, सूची 2, महात्मा गांधी का बुक खोजिए, यहाँ पे हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये आपको मौलाना आजाद। इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। इस प्रकार से आप लोग आंसर अपना देख सकते हैं। ठीक है, और जो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज बुक है वो गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में? गुजराती। लंदन से जब भारत लौट रहे थे उस समय इन्होंने इस बुक को लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको लाया गया था
1978 में, लेकिन आपको 1981 ईस्वी में रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी, देसी भाषा, ठीक है दोस्त, देसी भाषा। तो ये देसी भाषाओं को टारगेट करके उसको मतलब ख़त्म करने के लिए, चाहे देश में हो रहे आंदोलन को कम किया जाए, उसके लिए आपको लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, ठीक। और यह मुख्य रूप से आपको एक बंगाली पत्रिका है, ठीक, उसको आपको टारगेटेड करके लाया गया था, ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका। लेकिन इसके संपादक जो थे शिशिर कुमार घोष बहुत होशियार थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि इस एक्ट के आते ही उन्होंने अपना पत्रिका की भाषा को चेंज करके रातों रात इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से अमृता बाजार पत्रिका जो वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए, जिसको टारगेट करके कहीं लाया गया था, चेंज करके आपको इंग्लिश में हो गया रातों रात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको लॉर्ड रिपन लिटन को का जो कार्यकाल है दोस्त, ठीक है, वो आपको 1876 से लेके 80 तक है, ठीक है। और रिपन जो है 80 से 84 है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो देखते हैं 1999 से 1905 बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी, ठीक है, और उन्हीं के कारण से स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1911 तक चला। लॉर्ड मिंटो जो है 1905 से 1910 तक, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसमें आपको पृथक निर्वाचन मुस्लिमों को दिया गया, चर्चा का विषय रहा, ठीक है। बाद में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो होंगे दोस्त, वो आपको लाला लाजपत राय होंगे। भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना आपको किया गया था 1920 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण जो बिहार में मोतिहारी जिला को चंपारण के नाम से जानते हैं, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण 2 जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको महात्मा गांधी मुख्य रूप से आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग इसके पहले अफ्रीका भी किए थे, लेकिन भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग आपको चंपारण में किए थे। यहाँ पे नील के खेती से किसानों को मुक्ति दिलाए थे, ठीक है। इस प्रकार से चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और दरगाह शरीफ जो है अजमेर में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय, और देखिए यहाँ पे फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सिकरी अकबर के गुरु सलीम, जिनके नाम पे सलीम के नाम पे ही आपको जहांगीर के नाम सलीम रखा गया, ठीक। फतेहपुर सिकरी में जो अकबर के द्वारा किला बनाया गया था, वहाँ पे ही इनका मकबरा है, दरगाह, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय, तो भारतीय पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1935। लेकिन राज्य में देखा जाए तो राज्य में 1919 के द्वारा ही आपको द्विसदनीय बनाया गया, और ठीक है। लेकिन आपको इसको हटा के 1950 में केंद्र में बनाया गया, ठीक। अब देखिए 1919 में राज्य में देश शासन का स्थापना किया गया, 1935 में राज्य से हटा के केंद्र में देश शासन का स्थापना किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ओजोन परत का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आंसर आपको हो जाएगा दोस्त 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर 1987 में कनाडा के एक शहर है मार्टियल, ठीक है, वहाँ पे ओजोन परत को कम करने के लिए बैठक हुआ और उसमें सहमति बनी, जिसको मार्टियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मार्टियल प्रोटोकॉल को किस गैस को कम करने के लिए आपको बनाया गया था? तो ओजोन गैस को, ठीक है। उसी के आपको उपलक्ष्य में 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस इंपॉर्टेंट, 1 मई मजदूर दिवस, 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 1700। चलिए नेक्स्ट आपको क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, वैश्विक तापमान को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चर्चा में रहता है, ठीक है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के लिए, ऐसे ही ओजोन परत
ओजोन गैस को कम करने के लिए और बहुत सारे आपको प्रोटोकॉल जो हुए हैं, जैसे वियना और किंगाली, दोनों याद रखिए। किंगाली हाल ही में 2016 में संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दिया था हमारे भारतीय वैज्ञानिक आपको एस चंद्रशेखर। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी एस चंद्रशेखर ने। इन्होंने बताया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 से अधिक जिसका द्रव्यमान होगा, ठीक है दोस्तों, वो जब तारा आपको विस्फोट होगा, उसमें सुपरनोवा तारा बनेगा, तो क्या होगा, वो ब्लैक होल के रूप में गठित हो जाता है। ब्लैक होल क्या होता है दोस्त? एक उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है, उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है, जहाँ से कोई भी प्रकाश लौट के नहीं आता है, कोई भी चीज़ लौट के नहीं आता है। जब लौट के आएगा ही नहीं दोस्त, ठीक है, तो आपके दिखेगा कैसे? इसलिए काला दिखता है, इसीलिए इसके नाम क्या है? ब्लैक होल है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गाँव में देखते हुए दोस्त, ठीक है, कि इसके जरिए आपको लोगों को क्या किया जाता है? भोजन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और क्या होता है कि आपको मान लीजिए मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए गरीब लोगों को, तो मार्केट में अगर किसी चीज़ का पूर्ति कम हो गया तो जो बेचने वाले लोग हैं वो लोग उसका जमा कर देते हैं, कालाबाजारी करने लगते हैं, रोक के रखते हैं, मूल्य बढ़ने का वेट करते हैं, जैसे प्याज को ही देख लीजिए। ठीक, तो इस सब से बचने के लिए आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाया गया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा, मतलब भोजन सब तक पहुँचे, सब उसको खरीद सके और उसमें क्या हो, क्वालिटी भी हो, तीनों प्रकार सब मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकने के लिए आपको लाया गया। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तीनों है। ठीक है दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या है? सभी है। ठीक है, आपको खाद्य सुरक्षा बिल 2013 याद होगा, जिसको दिसंबर 2013 में पार्लियामेंट से पास किया गया था। ठीक दोस्तों, उसके पहले इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर में इसको पारित किया गया, जिसके तहत आपको प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, मतलब लगभग में शहर में 60% और गांव में 80% जनसंख्या इसके तहत कवर किया जाता है। कुल मिला के आपको लगभग में 70% जनसंख्या कवर किया जाता है खाद्य सुरक्षा बिल में। ठीक, ये आपको लॉकडाउन के समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ठीक है, इसका उल्लेख सबसे पहले किया था कोपरनिकस ने। किसने किया था दोस्त? कोपरनिकस ने। उसके बाद केपलर जो है वो अपना केपलर ग्रहीय सिद्धांत दिए। ग्रहीय सिद्धांत केपलर कुछ वैज्ञानिक कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? कोपरनिकस। ठीक है, चलिए केपलर के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे ये थे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाएंगे और वो जो कक्षा होगी दीर्घवृत्तकारी कक्षा होगी। जैसे जैसे सूर्य से दूरी ग्रहों की बढ़ेगी उनकी परिक्रमा अवधि भी बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये सब सिद्धांत दिए थे। 3 प्रकार के सिद्धांत केपलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांगत्से। यांगत्से जो है दोस्त, ठीक है, यांगत्से जो नदी है वो आपको पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, इधर दक्षिण चीन सागर है, इधर पूर्वी चीन सागर है, तो पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का पट्टा वहाँ पे गिरती है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। मानसरोवर, ठीक है, उद्गम स्थल है। मानसरोवर जो तिब्बत में पड़ता है, यहाँ पे आपको झेलम, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु, ब्रह्मपुत्र और झेलम भारत से बाहर उद्गम होने वाली नदियाँ हो गई। हुआंग हो नदी चीन में ही बहती है, जो आपको पूर्वी चीन सागर में ही गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको वीडियो के शुरुआत में डिटेल से देखे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? अब देखिए ये रुधिर वर्षा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों इसके बारे में। ये आपको अफ्रीका हो गया, ये आपको भूमध्य सागर हो गया, यहाँ पे यूरोप है, इटली यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रीस है। ठीक है दोस्त, तो क्या होता है यहाँ पे आपको मिस्र, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे मिस्र है, यहाँ पे लीबिया है,
ठीक है। उसके बाद और तो यहाँ ट्यूनीशिया है, ठीक है, ये सब देश था। तो मिस्र मुख्य रूप से मिस्र से, ठीक है, हवा चलती है, सहारा मरुस्थल से उठने वाली हवा मिस्र से होकर चलती है। तो यहाँ पे लाल बालू पाए जाते हैं, लाल बालू। तो ये जो बालू को, सैंड्स को उठा के ले जाती है, गर्म हवाएं होती है, तो यहाँ से मेरिडियन से जल वापस हो जाता है, इनके साथ साथ पानी भी चला जाता है। पानी जब चला जाएगा तो इटली में क्या होता है दोस्तों, ये बालू जो है पानी के साथ धरती पर गिरती है, ठीक है। तो लाल पानी मतलब गिरेगा, तो उसी को रुधिर वर्षा कहते हैं। तो रुधिर वर्षा जो होता है आपको कहाँ होता है, इटली में होता है। एक किस हवा के चलते होता है, तो इसका नाम है सिराको। क्या नाम है दोस्तों, सिराको, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका को कौन सी नदी अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है, ठीक है, जिससे आपको होके रफली मैप बनाया, आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, सॉरी कर्क रेखा, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजरती है, ठीक है दोस्तों, तीनों गुजरती है इससे होके। अब यहाँ पे आपको लिम्पोपो नदी पड़ती है, जो आपको हिंद महासागर में गिरती है। ये आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। इधर कांगो नदी, ठीक है, कांगो नदी जो हुआ, ठीक है, कांगो नदी, सॉरी ये कांगो नदी, ठीक, 2 बार आपको किसको काटती है, ठीक है, तो इक्वेटर को, किसको, इक्वेटर को। इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, यहाँ पे विक्टोरिया फॉल है, विक्टोरिया फॉल के बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक। चलिए, और उसके बाद इस प्रकार से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन, लिम्पोपो, ठीक। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो गई, कांगो। इसके कांगो को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। कांगो पर 2 बड़े बड़े जलप्रपात है, मतलब झरना है, ठीक है, स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन। कौन कौन दोस्त, स्टेनले और लिविंग स्टोन, ठीक है। उसके बाद नाइजर नदी अफ्रीका में ही बहती है, इधर गिनी खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी वेन्यू है, कौन, वेन्यू, ठीक। और भारत में एक नदी है आपको माही, कौन सी नदी, माही, जो आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान में बहती है, ठीक। और जम्बेजी जो है अफ्रीका में बहती है, वो हिंद महासागर में गिरती है, जम्बेजी नदी पर, ठीक है, विक्टोरिया फॉल है। और यहाँ पे आपको विक्टोरिया फॉल जम्बेजी नदी पर और जम्बेजी बांध मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको डिटेल से आपको कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन था? तो ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलियस, ठीक है। किस महादेश में ब्राजील पड़ता है दोस्त? तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ये भी आपको दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम, दोनों यूरोपियन कंट्री है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है दोस्त? उबेर कप जो है आपको बैडमिंटन से, ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप फेमस है जो बैडमिंटन से है। उबेर कप विशेष करके महिलाओं के द्वारा खेला जाता है और थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, याद रखिएगा। उबेर कप महिलाओं के लिए, थॉमस कप पुरुषों के लिए, ठीक दोस्त। आगे चलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? देखिए दोस्तों, आपको इकोनॉमिक्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में वैसे क्षेत्र आते हैं जो प्रकृति के द्वारा आपको मुक्त मिलते हैं, जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में ये प्रकृति के द्वारा उत्पाद को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। दोनों कार्य को करने में तृतीय क्षेत्र आपको सहायता देता है। इस प्रकार से तीनों क्षेत्र समझ में आ गया। इस प्रकार से इसमें प्राथमिक क्षेत्र पूछा तो देखिए, प्रकृति से कौन मिलता है आपको? कृषि, ठीक है। और उद्योग आपको प्रकृति से मिले चीज़ों को मॉडिफाइड करने में हेल्प करता है, तो इस प्रकार से उद्योग तृतीय क्षेत्र में हो जाएंगे। और व्यापार और बैंक आपको सहायता करते हैं दोनों को, तो इस प्रकार से तृतीय क्षेत्र में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी अस्थायी बंदोबस्त लाए थे 1993 में, 1793 दोस्तों, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस, ये जो है इनकी मृत्यु आपको
ठीक है, भारत में ही हुई थी 1905 में, जब द्वितीय बार गवर्नर जनरल भारत में बन के आए थे। तो गाजियाबाद में इनका क्या है, समाधि है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेलेंजली भारत में आपको सहायक संधि को यूज किए थे। ठीक है, प्रथम राज्य जो सहायक संधि को अपनाया वो था हैदराबाद। कौन था दोस्त, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद था। दूसरा कौन था, मैसूर। ठीक, प्रथम कौन था, हैदराबाद। दूसरा कौन था, मैसूर। तीसरा कौन था, अवध। चौथा कौन था, पेशवा। उसके बाद भोसले, सिंधिया। ठीक है, इस प्रकार से लॉर्ड वेलेंजली का सहायक संधि को अपनाने वाले अगर राज्यों का क्रम पूछे तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले। ठीक है, तो इस पे हम लोग टिक देखते हैं। देखिए, हम आपके हैं। ठीक है, तो हम हौस से हैदराबाद, मौ से मैसूर, आपके अवध, और से अवध, प से पेशवा। ठीक है, हाई को हटा दीजिए। अब एक बच गया, भोसले। ठीक है, और सिंधिया। आपको याद रखिएगा, हम आपके हैं। ठीक है, और उसके बाद भोसले, सिंधिया। देखिए, लॉर्ड वेलेंजली के सहायक संधि को होलकरों के द्वारा नहीं अपनाया गया था। जो लास्ट में तृतीय मराठा युद्ध के बाद पराजित होने के बाद में आपको 1916 में 1816 में इसको अपनाया गया। ठीक है, 1818 में तो लॉर्ड वेलेंजली के सहायक संधि को कौन नहीं अपनाया था, तो होलकर नहीं अपनाए थे। ठीक, तो इस प्रकार से लॉर्ड वेलेंजली सहायक संधि लेके आए थे। देखिए, सहायक संधि के जनक देखा जाए तो आपको भारत में डुप्ले को ही माना जाता है। डुप्ले के द्वारा आपको भारत में सहायक संधि का मतलब प्रयोग किया गया था। उसके बाद आपको लॉर्ड आपको कलायू के द्वारा भी प्रयोग किया गया था इलाहाबाद की संधि में, जो आपको बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में घटित हुआ था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति व्यक्त डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्त का सिद्धांत लाए थे, जिसको प्रथम बार अपनाने वाला देश मतलब राज्य जो था वो सतारा था। ठीक है, लेकिन उच्चतम निष्क्रियता का सिर्फ कैनिंग के द्वारा नहीं लिया गया था। क्यूनिंग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल फल रहा है। देखिए, मरुस्थल को फलने के लिए आपको तीनों नीति जरूरी है, जो है सब जरूरी है। ठीक है, ये पशुचारण को छोड़ के, क्योंकि पशुपालन के जो द्वारा आपको जो छोटे छोटे खरपतवार होते हैं या पौधे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से उचित बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, और बाद में इस रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। तो रेगिस्तान को रोकने के लिए ये तो नहीं है, लेकिन सर्वोत्तम पूछ रहा है उपाय, तो हम लोग को 3 में एक आंसर देना है, तो वनीकरण होगा। वनीकरण करके विस्तार को हम लोग रोक लेंगे। ठीक है, रेगिस्तान की आरी वन को लगा के रेगिस्तान के विस्तार को रोक लेंगे। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो वनीकरण होगा। लेकिन अगर रहता 1 2 3 तो हम लोग 1 2 3 के साथ जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है। विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है, तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का पूर्ण नाम आपको विश्व बैंक का एक शाखा है, पूर्ण नाम नहीं है। लेकिन अगर आंसर बनवाता है तो हम लोग भी चलेंगे इसमें जो है उसका आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय विकास निर्माण संघ। ठीक है, विश्व बैंक आपको 5 शाखा है। एक तो ये हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास और निर्माण से, एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना आपको 1955 में किया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में स्थापित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956, अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम 1960, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 1966। ठीक है, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1968। इस प्रकार से इसके 5 शाखा हो जाए। कौन कौन, पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो आपको आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकास निर्माण निगम है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1998 में बना था। ठीक है दोस्त, इसमें सबका भारत सदस्य है एक को छोड़ के, वो है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, निवेश विवादों के निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1966 में बना था। भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी सबका सदस्य है। ठीक है, आपको बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जो है निजी क्षेत्र को निवेश देता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल से कर दिए। चलो आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, ग्रीनविच किस देश से होकर गुजरता है। ग्रीनविच किस देश से होकर गुजरता है, तो देखिए दोस्त, ग्रीनविच जो है आपको इसी से 0 डिग्री देशांतर है, इसी से आपको समय का निर्धारण होता है। ठीक है,
समय का निर्धारण, विश्व के समय का निर्धारण होता है, 0 डिग्री देशांतर है। तो ये जो है आपको यूनाइटेड किंगडम में स्थित ग्रीनविच है। तो वो आपको श्योर है कि यूनाइटेड किंगडम से गुजरेगा। और ये आपको अफ्रीका यूरोप के साथ साथ अफ्रीका महादेश से होकर गुजरता है। और यहाँ पे आपको अगर कुछ पूछे कि 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच लाइन, ठीक, आपको विषुवत रेखा को कहाँ पे काटती है, तो गिनी के खाड़ी में काटती है। यहाँ पे अफ्रीका है दोस्तों, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे आपको गिनी की खाड़ी है, तो गिनी की खाड़ी में काटती है, ठीक है। भारत का समय का निर्धारण जो है, ठीक, वो आपको 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ठीक है दोस्तों। इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्ज़ापुर से गुजरता है। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। इसको डिटेल से हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। और तिथि जो होता है वो 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित होता है, 180 डिग्री देशांतर इधर है, ठीक है। प्रशांत महासागर से गुजरता है। बेरिंग जलमंडल जो है यहाँ पे आपको ये हो गया, मान लीजिए एशिया हो गया, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, एंटार्क्टिका, तो यहाँ से गुजरता है। ये आपको अमेरिका का भाग है, अलास्का है मान लीजिए दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर है। यहीं पे क्या है, बेरिंग जल संधि है, जो आपको आर्कटिक को, ठीक है, आपको प्रशांत महासागर से को जोड़ती है जैसे। और एशिया को, ठीक है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है, और बेरिंग जल संधि। और जोड़ती किसको है, तो प्रशांत महासागर से आर्कटिक को, प्रशांत महासागर से आर्कटिक को। और बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का समानांतर है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको प्रशांत महासागर से को गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वर्ष की आयु में 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। बहुत शौक था दोस्तों इनको, प्रधानमंत्री बनना है। ये गुजरात के निवासी मोरारजी देसाई थे, ठीक है। इनकी ओवर एज के कारण इनकी सहायता के लिए 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है। उनका नाम था चौधरी चरण सिंह, ठीक है दोस्त। और आपको बिहार के नेता जगजीवन राम, ठीक। इस प्रकार से मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके समय 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम थे। जगजीवन राम जो थे आपको एक लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक मंत्रिमंडल पद पर रहे, मंत्रिमंडल में समय रहे। और एक ही कार्यकाल में, एक ही बार में, ठीक है, एक ही पद पर सबसे अधिक बार राजकुमारी अमृता कौर लंबे समय तक रही है, जो भारत की आज़ादी के समय जब गठित हुआ था मंत्रिमंडल 1946 में, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, मुस्लिम लीग के विभाजन के बाद में। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ, ठीक। इसको देखिए, क्वेश्चन आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इस सीरीज को हम लोग जारी रखेंगे, ठीक दोस्तों। चलो, इस प्रकार से नमस्कार।